फौज के खिलाफ मुश्तिल किया और बाकायदा एक फिफ्थ जनरेशन वॉर कायम की गई। जो जो मुल्क जो है वो इतनी बड़ी बड़ी फौजें रखते हैं, वहां पे मिलिट्री एक्ट एग्जिस्ट करता है। एम आई राइट सर? हमने कोर कमांडर हाउस से मोर चोरी होते देखे, कोरमे चोरी जी होते देखे, हमने उधर से जी। गुलदान और वाजेज और ये तमाम चीजें। काश के खान साहब जब लाहौर से चल रहे थे ना, तो वो ये लफ्ज मत कहते कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो ये फट पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हमारे साथ बड़े ही मुअज़्ज़ज़ सैयद तनसीर बुखारी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जो कि सियासत पर, बाकी मामलात पर कानून और आइन के तहत बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चरिंग हो रही है और जिस तरीके से उसमें चेंजेस आते हैं, और ख़ास तौर पे फ़ौजदारी भी इसके अंदर आता है और बाकी निज़ाम भी इसके अंदर आते हैं, इमरजेंसीज़ भी आती हैं। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा सवाल ये कर रहे हैं कि खान साहब के ऊपर ये सिविलियन कोर्ट्स जो हैं वो नहीं कर सकती थी। जब आप सर ये बताएं कि जब ये जो स्प्लिट है, आपको लगता है, मुझे तो अब देखें अब लगना शुरू हो गया है, गुड टू सी यू के बाद भी लगने लग गया, बाकी चीजों के ऊपर भी लग गया, लेकिन मरियम साहिबा के ऊपर भी जो उनको ये एक्शन तो लेना चाहिए, क्योंकि नून भी तो उसी तरीके से नहीं चली ना। उन्होंने भी अपने फौजी अफसरान के जो है वो तस्वीरें भी लगाई, अपने मोअज़्ज़ज़ अदलिया के खिलाफ भी बात की। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं, ये जो क्लैश ऑफ टाइटन है, ये किस तरह सॉल्व होगा? तो जब तक हमारे इदारे इन लेटर एंड स्पिरिट ए पॉलिटिकल नहीं होंगे, तो ये मामलात चलते रहेंगे। अभी खान साहब की आप आवाज की पिच देखें, थोड़ी सी कम हुई है। भले वो 20 से 25% जो है आवाज की कड़क जो है वो उसमें कमी आई है, क्योंकि उनके सामने कुछ हकीकत यहाँ होना शुरू हो गई है। अच्छा, अब होता क्या है, फितना या ये अच्छा, बीमारी क्या हकीकत में है ही जो सर मैं अब। आपसे सवाल करने लगा हूँ कि जब परवेज इलाही साहब ने वाला, आप उस एरिया को क्या कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं था, जब बेशक आइन इजाजत देता हो, लेकिन ये क्या सबसे बड़ी गलती नहीं थी उस वक्त असेंबलियां डिसॉल्व करना? खान साहब ये फोर्स नहीं कर सकते थे? जब आप और मैं, आपको याद होगा, हम शो में बैठे थे, हमने फोर्स हाँ कर लिया जी। था कि इतना बड़ा नुकसान होगा, ओपोनेंट पार्टियां तो चाहती हैं कि ये गैप उनको मिले। तो खान साहब ने इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी के बावजूद ये 2 असम्बलियां तहलील करके इतना बड़ा नुकसान और डेंट पहुंचा दिया। मैं तो ये कहता हूं कि इन्होंने सफा हसी से अपने आप को मिटवा लिया ये हरकत करके। आप क्या कहेंगे? ये जरा रिकॉल करें, ये किसके कहने पे खान साहब ने तो क्लेम किया ऑन एयर आके कि मुझे बाजवा साहब ने ये कहा था कि तुम असेंबली तोड़ दो, असेंबली तोड़ दो, हम्म। तो इलेक्शन हो जाएगा। ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। अब हम एक तरफ कहें कि हाँ। मुझे कुछ कहे, तो उसे मैं कहूंगा तुम इस्तीफा दे दो। यानी कोल और फेल का हम्म। तजाद है। इस वक्त या पीडीएम की भी मेच्योरिटी का वक्त है। इनको भी मेच्योर होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जंगें हो जाएं, वर्ल्ड वॉर वन हुई, टू हुई, एंड पे जाके डायलॉग हुए। आज भी अगर ये एग्जैक्टली। पॉलिटिकल फोर्सेस डायलॉग नहीं करेंगे, इस मुल्क का कबाड़ा होगा, खराबी होगी। अभी जब से आर्मी सीधी हुई है इस इशू के ऊपर, जो कि बनता था और एन वाजिब जी। था, पूरे मुल्क में एक ही इदारा है कि जो कुछ ना कुछ अपने आप को एक जिसे कहते हैं वो लाइन एंड लेंथ में लेके चलता है, एक निजाम के तहत पूरा ऑपरेट करता है। इस इदारे को धचका दे दिया गया था। तो आज भी जी। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज, मैं आपको अगर रिकॉल करूं, पीटीवी पे मैं और आप इकट्ठे थे, नेशनल टीवी पे, जी। जब बाजवा साहब की स्टेटमेंट आई थी उनके रिटायरमेंट से कुछ वक्त पहले कि फौज ने ये फैसला किया है कि हम सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे, तो मैंने एक लफ्ज कहा था आपसे कि जी। अगले 75 साल भी ये हम्म। मदाखलत होती रहेगी। तो उसपे बड़ा सरप्राइजिंगली गेस्ट थे, उन्होंने कहा जी ये कैसे? मैंने कहा जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योर नहीं हो जाएंगी तब तक नहीं होगा। और अब एग्जैक्टली। आप रिकॉल करें एग्जैक्टली। 2007 में एग्जैक्टली। डेमोक्रेसी। आर्मी एक्ट, इसको समझाइए, और इन हालात के मुताबिक क्यों जरूरी था कि ये लगाया जाए? शायद 10वां दिन है 9 मई के वाकयात के बाद आर्मी एक्ट की बाज़गश्त है। एक तो चीज़ मैं जी। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये कर दूं कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के तमाम ममालिक जो आर्मी रखते हैं वहां पे आर्मी एक्ट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अच्छा, कानून एक्सीलेंट। ही एक ऐसी चीज है जो इदारों को रेगुलेट करता है। उनकी ठीक हदूदो है जी। कयूद उन्हें बताता है कि किस तरीके से उन्होंने ऑपरेट करना है, किस तरीके से उन्होंने अपने लॉ को, एक्ट को एग्जीक्यूट करना है। नाउ कम टू द आर्मी एक्ट 1952। जैसे माशाल्लाह आपने अपनी एक स्टडी कर रखी है, जी। और उसमें मुख्तलिफ टाइम में 1952 से लेकर 2000 आज 23 में हम खड़े हैं। लास्ट अमेंडमेंट 2020 में भी इसमें आई, 2019 में भी आई और 2017 में भी आई।
अच्छा। 2017 में तो खैर स्पेशली जिसे कहते हैं, 2019 में तो स्पेशली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ एंड नेवल चीफ, उनकी जो मुद्दत और एक्सटेंशन और वो मामलात के ऊपर हमारी पार्लियामेंट ने एक बड़े हमदर्दाना गौर किया और उसको रेगुलेट किया ऑन द ऑर्डर ऑफ द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आ जी। जाता है मौजूदा सिनेरियो आफ्टर 9th में, जिसको कि आप ऑफिशियली आपकी पाकिस्तान आर्मी ने एक डार्क ब्लैक डे के तौर पे डिक्लेयर कर दिया है, एक तारीख दिन के एग्जैक्टली। तौर। 9 नो मई। डाउट तारीखदान जब भी तारीख लिखेगा तो इसको एक स्याह दिन ही लिखा जाएगा कि जब जी। उस मुल्क के वो बाशिंदे जिस मुल्क में रह रहे हैं और जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं के घर को उन्होंने जला दिया, यानी मेरे घर के चिराग ने ही मेरे घर को जला दिया। तो ये कदम उठाया गया। तो आर्मी चीफ का कल और परसों जब उन्होंने सियालकोट गए, फिर दूसरी जगहों पे विजिट किया और एक बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटमेंट जारी हुई कि अब जो बंदा देखें, दहशतगर्दी की जो डेफिनेशन है ना, वो डिफाइन होती है कोर्ट्स में जाके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरर? टेरर तो यही है कि आपकी स्टेट के अंदर कुछ और अफराद उठे जो तादाद में शायद 200, 400, 500 थे, उनको इंस्टिगेट किया गया, जलाओ घेराव किया गया। बेशक अपोनेंट पार्टी पे इल्जाम लगाए कि ये साजिश है और हमें फंसाया गया है, हमें करवाया गया है। तो शायद उस वक्त जितना सोशल मीडिया का एक फ्लड इस मुल्क में चल रहा है, फेक इंफॉर्मेशन, रॉन्ग एग्जैक्टली। इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली। को गलत गाइड किया जा रहा है, तो शायद उसी लम्हे 9 मई को जिस दिन ये सारे वाकयात हुए, तो उसी दिन स्टेटमेंट आ जाती। बुखारी साहब, नाउ इसको दहशतगर्दी को इसमें भी तो कंसिडर कर सकता हूँ ना, कि जो आपने अभी सोशल मीडिया की भी बात की। एक तो जी फिजिकल जलाओ घेराव हुआ, और उससे पहले एक तकरीबन कम से कम 1 साल से एक पूरी की पूरी प्लानिंग के तहत लोगों की जो ब्रेन वॉश किए गए, लोगों के जो जहनों को जो है वो बनाया गया, लोगों को तकसीम किया गया, और फिर लोगों को फौज के खिलाफ मुश्तिल किया, और बाकायदा एक 5th जनरेशन वॉर कायम की गई। और ऐसा भी कहा गया, इंडिया मीडिया जो है वो इतना खुश हुआ कि खान साहब ने वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो अगर हो जो सकता है कि खान साहब की ये इंटेंशन ना हो, लेकिन उन्होंने यानी आपको याद होगा कि एक इंटरव्यू उनमें उनमें से वो एक सहाफी लड़का भी है जिसको मैं हमेशा कहता था कि जिन लोगों को भी फौज ने इस चीज के लिए डिप्लॉय किया था कि आप लोगों ने दिखाना है कि सरहदी महाजराई और वो जिस तरीके से अजमल कसाब बाकी मैटर को वो गलत तरीके से प्रोवोकेशन कर रहे हैं, हमारा काम था कि ये हमारा मीडिया जो है उनके सवालात का जवाब देता। इसी तरीके से जो है वो माजी इस करीब में ही एक डॉक्टर इश्तियाक साहब ने किताब लिखी जिना के नाम से, और उससे पहले एक किताब लिखी द पाकिस्तान गैरिजन स्टेट, और उसका जो है वो सरगना जो है वो नजर सेठी है, और उसने लिखा कि 4 की 4 वॉर्स जो हैं वो सब की सब पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट हुई। अब ये नहीं कोई सोच रहा कि ये सारी किताबें पाकिस्तान के तुलबा को, पाकिस्तान के जवानों को, जो 70% यूथ है, जो 18 साल की भी अभी नहीं हो रही, और अभी यानी पोलिटिसाइज आप कर रहे हैं, और उनके जहनों के अंदर आप गंद पैदा कर रहे हैं, और मुकम्मल फौज के खिलाफ पैदा की जा रही है। और ये आपका दुश्मन भी कहता है कि अगर आपकी फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान तो नक्शे पर ही नहीं होगा। तो इस सारी बातों को नहीं आप समेटते हुए इस जो सोशल मीडिया का फ्लड और जवानों को जिस तरीके से उनकी जहन साजी की जा रही है, इसके ऊपर भी बात कीजिएगा, और इस दहशतगर्दी की लपेट में ये कैसे आता है, और एक्ट इस पर क्या कहता है? देखें, 1952 का जो एक्ट है ना, उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी आर्मी एक्ट में एक्सप्लेन क्या करती है। वो बड़े क्लियर और कैटेगोरिकली लफ्जों में कहते हैं, ए सिविलियन कैन बी सब्जेक्ट टू मिलिट्री जुरिस्डिक्शन इफ दे आर इन सर्विस में, और रिटायर्ड अफसर भी जो हमारे, वो भी एक बहुत बड़ी वेव चल रही है कि रिटायर्ड आर्मी अफसरान भी इसमें शामिल रहे हैं। That एग्जैक्टली। civilian who are employed or accompanying the military in certain capacities can be subject to Army Act। एक नंबर 2, एडिशनली जो क्लॉज ई है आर्मी एक्ट की, इसी सेक्शन 2 की, ए सिविलियन कैन बी ट्राइड बाय ए मिलिट्री कोर्ट इफ दे commit an offense against military property including offenses such as trespassing on military installation or stealing मिलिट्री इक्विपमेंट। यानी हमने कोर कमांडर हाउस से मोर चोरी होते देखे, कोरमे चोरी होते देखे, हमने उधर से गुलदान और वाजेज और ये तमाम चीजें उठाते, जैसे खुदा ना खास्ता
इस इदारे को इतना बेयारो मददगार शो किया गया एक पार्टी की तरफ से, भले वो अपनी अफसाइयां देते रहे, भले वो ये कहते रहे कि जी हम नहीं थे, ये किसी और ने किया, ये साजिश के तहत हुआ। काश के खान साहब जब लाहौर से चल रहे थे ना, तो वो ये लफ्ज मत कहते कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो ये फट पड़ेंगे। आप देखें, वो आपने वो क्लिप्स चलाएं, हमारी यादाश्त इतनी भूलने वाली नहीं होनी चाहिए। खान साहब फिर लाहौर बैठ के ये कहते हैं कि ये अवाम आपको नहीं छोड़ेगी, किसी गलतफहमी में ना रहना। 1.5 साल पहले वो कहते हैं मैं सड़कों पर ज्यादा खतरनाक होऊंगा। तो बातें तो सच हुई बिल्कुल ना, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। साबित हो गए कि आपको ये डार्क डे डिक्लेयर करना पड़ गया। अब बात सिर्फ ये है डॉक्टर साहब, ये इतना हाई टाइम है, ये पीडीएम की गवर्नमेंट है या सीडीएम है या जीडीएम है, व्हाटएवर, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं। खुदारा अपने पैरों पे खड़े हों, सबसे पहले अपने पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस्टेब्लिश करें। हम आज भी उन रिटायर्ड आर्मी के अफसरों की अच्छा, ये तकरीरें सर सुन रिटायर्ड रहे हैं। आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर बात करें सर, सबसे पहला ट्रायल पाकिस्तान मिलिट्री को, मेरी रिक्वेस्ट तो यही होगा, अब आयन और कानून के मुताबिक आप कर दीजिए कि जितनी भी आपके जो एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि रॉ एंड आईएसआई के ऊपर नाम से एक किताब लिखी गई, जिसके अंदर जनरल दुरानी ने पाकिस्तान की आईएसआई के खिलाफ इतना जहर बोला। इसके अलावा जो है वो जो कि साजिश में इसके अंदर मुहर्रिक रहे, यानी जनरल फैज हमीद भी रहे, जनरल जहीरुल इस्लाम भी रहे। उससे पहले जनरल हमीद गुल ने जब ये अफगान वॉर के अंदर हमें धकेला, और जिसका अब हम उनको कभी माफ नहीं करेंगे कि उन्होंने अफगानिस्तान की वॉर, वो वाली वॉर, और वो जिहाद के नाम पे, यानी जिहाद सिर्फ यहां रह गया था कि हमने सिर्फ यही जिहाद करना था। तो अब तक ये, बहुत और अब से प्यार। लेकर आप ये देख लें कि सारे रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं, वो जैसे ही रिटायर होते हैं फौरी तौर पे वो हुकूमत में आने का सोचते हैं, और इससे इसी तरीके से वो वेस्ट कोट सिलवा लेते हैं और जो है वो शलवार कमीज पहन लेते हैं और फौरी तौर पे हुक्मरान होने की कोशिश करते हैं और जमहूरी होने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो सर ये एक्स आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर क्या होना चाहिए, मेरा जाती राय तो मैं ये दे देता हूं कि सबसे पहले इन लोगों का, और इसके अलावा जो इस तरह जैसे शमशाद साहब हैं, आपके एक्स एम्बेसडर रहे हैं, और वो सेक्रेटरी जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री भी रहे हैं, वो भी शदीद तरीके से जो है वो अदलिया के हक, यानी अदलिया को भी स्प्लिट में कर दिया, और ये भी बाकी मामलात बना लिए, और पूरी फौज को जो है वो बुरे तरीके से गन उनका उछाल रहे हैं। एक तो उनको पकड़ना चाहिए, और दूसरा मुझे बुखारी साहब आपसे सवाल होगा, ये जो अदलिया के अंदर स्प्लिट है, ये क्या इस दहशतगर्दी में नहीं आती सर? देखिए डॉक्टर साहब, आपने काफी चीजें जो है वो क्लब की, मैं वन बाय वन देता हूँ जॉब। रिटायर्ड अफसरान के लिए भी पूरा मैकेनिज्म है आर्मी एक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, रिटायर्ड अफसर का भी कोर्ट मार्शल होता है अगर वो ठीक इस है जी। किस्म की अच्छा, सरगर्मियों में इन्वॉल्व, ठीक है जी। ओके। ऐसा नहीं है रिटायर्ड आर्मी अफसर जो है वो सिविल कोर्ट्स के मरूने मिन्नत होगा। आर्मी एक्ट में प्रोविजन है और आर्मी की हिस्ट्री में मौजूद है कि जो रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ भी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग की गई, इनिशिएट किया गया और पनिशमेंट एग्जीक्यूट की गई। सर प्रेसिडेंट हैं कुछ अच्छा, ऐसे? जी बिल्कुल है। अभी एक पीछे मेजर अच्छा, जनरल साहब के ऊपर हुआ, उनके बेटे ने, ये बात है 2017 की, अच्छा, 2017-18 की वेव तो ऐसे ही चलती रही ना। टेस्ट ट्यूब बेबीज आते रहे और टेस्ट ट्यूब बेबीज ने जब अपने ही खालिक के माथे पे, जिसे कहते हैं, नोचना चाहा, तो जो बनाने वाला है तो वो तो जानता है कि इसको वो कैसे करेगा। हम भूल जी, जाते हैं कि हमारे एक्स आर्मी चीफ ने इस हुकूमत के खात्मे से, जो पिछली हुकूमत है उससे पहले, कहा था कि अब हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, अब हम सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सबूत ठीक। था कि पिछले 6-8 साल में मदाखलत रही है। अभी जी, कल एक प्रोग्राम में नदीम अफजल चांद साहब से साथ, वो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा जब तक ये एहतसाब ऐसे नहीं होगा कि जिन्होंने इस फितने को परवान चढ़ाया, कल एक प्रोग्राम में नदीम अफजल चांद साहब ने बड़ी प्यारी जी, बात की। उन्होंने कहा कि ये जो मामलात आज हमारे इदारों को देखने पड़ रहे हैं, ये फितना, ये बीमारी, ये कब परवान चढ़ी, कितनी परवान चढ़ी, उन्होंने बड़ा वाज़ेह लफ्जों में, इशारा कनाया में नहीं, उन्होंने कहा कौन फैज़याब होता रहा, फिर कौन बेफैज़ हो गया। इन चीज़ों को भी ऑन बोर्ड लेकर आएँ। कि जो जो मुल्क जो है वो इतनी बड़ी बड़ी फौजें रखते हैं, वहां पे मिलिट्री एक्ट एग्जिस्ट करता है। एम आई राइट सर? सर होता है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है। ये इस चीज से मत मुंह चुराएं, मत चेहरा छुपाएं अपने आप से कि मैं वजीर आजम बन गया हूं तो मैं मुतलिकुल अनान हो गया हूं। नो, आपके इदारे, आपके
कोर्ट्स, आपके सुप्रीम कोर्ट, आपकी आर्मी, आपका तमाम जिसे कहते हैं जितने इदारे हैं वो मिलकर आपको वज़ीर-ए-आज़म मानते हैं और फिर आप वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं। आपने आर्मी चीफ की भी बात सुननी है, आपने नेवल चीफ की भी सुननी है, एयर चीफ की भी, आपने चीफ जस्टिस की भी सुननी है, आपने जिनसे वोट लिया है उनकी भी बात सुननी है। यहाँ पे जब और ये भी मुतलिकुल इस भी अनानियत अंदर इस दाखिल होती है, खराबी वहाँ से और इस धारे को भी बेहतर करना चाहिए सर। ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जब हम ये कहते हैं, हमारी 70% यूथ जो नई आने वाली है और जो हमारी सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनको ये समझ नहीं आती कि हम आप मुझे कानून बता दें। ईमानदारी से आप बताइए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 का, इस कॉन्स्टिट्यूशन का कितने हद तक लोगों को पता होगा? इनको तो कानून पता ही नहीं है। और फिर जब कानून नहीं पता तो ये किस आइन की नहीं। बात करते हो? सर, जितने ये बच्चे मैं बताऊँ जितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं डॉक्टर साहब इसमें 50% मासूम बच्चे हैं, जो तमाशा देखने चले गए थे। अब एग्ज़ैक्टली। हमारी पुलिस तो माशाल्लाह जो मेन कल्प्रिट हैं वो भाग गए, ठीक है। मैं अगर मेरा बेटा छोटा जिसकी उम्र 20 साल है, उसने सिर्फ़ ये कहा कि जाके देखूँ तो सही हुआ क्या है? उसको हाँ, धर हाँ। लिया गया। मेरे पास 2 केसेज़ आए हुए थे। 2 अच्छा। सगे भाई मोबाइल परचेज़ करने सदर जाते हैं और उनको धर लिया हाँ। गया और वो आज 9वां दिन है अडयाला जेल में है। बात तो ये हुँ। है कि पुलिस की अच्छा! तो बस आप बात ही यानी बेचारे यानी मासूम बच्चे जो हैं वो इन्हीं चीज़ों के अंदर धरे जा रहे हैं और वो जवानों को हमारे अगर बच्चों को पता ही कुछ नहीं। अब उनको पूछें अच्छा जो इवन प्रोटेस्ट में शामिल थे ना, जो नारे की हद तक थे, जो आवाज़ उठा रहे थे या कुछ कर रहे थे, वो धरेंगे उन्हें जब आयन का जिस तरह आपने पूछा उन्हें आयन का कुछ मालूम नहीं है, उन्हें कानून का हुँ। नहीं। उन्होंने कहा नहीं हमारे लीडर ने ये कहा है कि अगर मुझे किसी ने पकड़ा तो फिर रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी, तो हमारी रेड लाइन क्रॉस हो गई है। तो वही अच्छा बात है बुखारी साहब ये पहले बताएँ, तोलो फिर मैं बोलो। इमरजेंसी के आर्टिकल्स से पहले ये जो 233, 234 ये भी मैं हाथ लगे पूछता रहूँगा और हम ये सिलसिले को चलाते रहेंगे। मैं सबसे पहला जो इस टाइम पे बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जो सब लोग पूछना चाहते हैं, ताकि एक मेरिटोक्रेटिक आदमी से जो है ना ये जवाब उनको पता चले। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इमरान खान जो है वो मिलिट्री एक्ट में फँस गए हैं या नहीं फँसे? देखें जी अगर बात कर रहे हैं ना बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड जी आज सर। मेरे पास वही बात आई कि जो केसेस आए तो एफआईआर जो एसएचओ साहब ने ड्राफ्ट की ना वो उन्होंने जी की सर। कि पिंडी के एमपी जो थे राजा बशारत साहब जो वजीर राजा कानून भी रहे बिशारत। पंजाब के जी हाँ। जदून साहब ठीक है 2 अफराद की इंस्टिगेशन वर्गलाने के ऊपर 250 से 300 अफराद का मॉब था जो जीएचक्यू की तरफ बढ़ा ठीक है अब वो ओके, भले मैं ओके। कहता हूँ शायद सारस भी हो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ हाँ, ठीक एसएचओ है। ने तो लिख दिया ना कि उनके वर्गलाने पे आप एक-एक हाँ। सीढ़ी ऊपर आप एक-एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएं तो खान साहब नहीं बचते आर्मी एक्ट से किसी सूरत नहीं लेकिन मैं अब आपको एक और मसला बताऊं आर्मी एक्ट में जी। क्या प्रोसीजर है आर्मी एक्ट में प्रोसीजर ये है कि आपको ट्राई किया जाएगा 133 133 बी इन सेक्शंस के तहत और इन्हीं के ओके। सेक्शंस के तहत फिर अपील आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी ट्रायल होगा आपको वकील भी जाके जीएचक्यू में या आर्मी प्रेमिसेस में अपना केस प्लीड करेगा अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेगा सब्सिक्वेंटली क्या होगा अगर आपको आर्मी एक्ट के तहत सजा हो जाती है उसमें हुँ, अपील का मैकेनिज्म है 133 बी के तहत वो कैसे है हुँ, ए और बी जो सेक्शन आर्मी एक्ट जी। 1952 के उसमें वो कहते हुँ, हैं कि एक ब्रिगेडियर रैंक और मेजर जनरल रैंक के 2 ओके, अफसरान यानी नाम तो चीफ ऑफ स्टाफ लिखा जाता है जैसे हर केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लिखा जाता है ना लेकिन अच्छा। अपीलें और फैसले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज करते हैं तो इस हुँ, हुँ, कानून में ब्रिगेडियर नॉट देन द ब्रिगेडियर रैंक एंड नॉट मोर देन द मेजर जनरल रैंक के 2 या ओके, उससे ज्यादा अफसर अच्छा। कोर्ट को प्रिजाइड करेंगे, उस अपील को सुनेंगे और अगर वो सजा दे देंगे तो दैट विल बी द फुल एंड फाइनल ठीक है अरे! अब ये आया बहुत ही सवाल कि इम्पोर्टेंट बात यानी ये डायरेक्टली मिलिट्री इसकी हियरिंग करेगी। जी मिलिट्री हेयरिंग करेगी अच्छा अब लेकिन ज़बरदस्त। लेकिन तारीख हमारी 75 साल के हम हो चुके हैं ऐसे सर, हुआ है लोगों को सजाएं हुई हैं रिटायर्ड अफसरों को भी हुई हैं सिविलियंस को भी हुई हैं अब उसके लिए रेमेडी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 में है जो कि रिट हुँ, जुरिस्डिक्शन इन की जाती है वो रिट हुँ, जुरिस्डिक्शन फर्दर एविडेंसेस
जो मिस हो गए, जो प्लेस ऑन रिकॉर्ड नहीं हो सके या व्हाटएवर थे, तो उसके अंदर फिर रास्ता है। मैं जो देख रहा हूं कि इस आर्मी एक्ट को अगर एग्जीक्यूट करते हैं और सजाएं हो जाती हैं, तो फिर आपका एक फ्लड गेट जो है वो आपके हाई कोर्ट्स के ऊपर आएगा अंडर ओके। आर्टिकल 199 तहत, जबकि हाँ, उसमें बार भी आर्मी अफसर की, लेकिन वो बार खत्म हो जाती है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 10A के तहत फेयर ट्रायल जो आपको राइट देता है आपका आइन, उसके तहत वो आपका रास्ता खुलेगा कि वो रिट पिटीशंस आना शुरू हो जाएंगी हाई कोर्ट्स में कि जी ये ओके। लकूना रह गया, आर्मी में ये चीज नहीं देखी गई, ये नहीं देखी गई। तो ये एक एंडलेस किस्म की अच्छा, है, वो असल चीज है। एक स्पोर्टिंग एलिमेंट, यानी सिविल जो आपकी कोर्ट्स हैं, वो आपकी स्पोर्ट के अंदर आ जाएंगी, आपकी मिलिट्री एक्ट के अंदर। यानी इन सपोर्ट नहीं, वो एक सब्सीक्वेंट सुप्रीम कोर्ट की अच्छा, जजमेंट्स हैं इसके सब्सिक्वेंट। ऊपर। जी, सब्सीक्वेंट बेसिकली 2017 पीएलडी पेज 31 है। फिर इसी तरह ठीक है, आपकी इसके अलावा भी जजमेंट है जो कि सुपीरियर कोर्ट्स की हैं, आपके अपेक्स कोर्ट की हैं। उसके ठीक है। अंदर उन्होंने कहा है कि जी राइटली किया है, हाई कोर्ट ने अपनी पावर्स एक्सरसाइज की हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन थी। अच्छा, उसमें क्या है, नॉन कोरम जुडिस, अपना इलीगल वाइड अब इनिशियो, कि अगर वो ऐसी चीज ले आते हैं कि जी आर्मी एक्ट के तहत ये मुझे जो एग्जीक्यूट किया गया सजा दे दी गई, वो गलत दी हम्म, गई है, ठीक है, तो बिल्कुल वो ठीक हाई है। कोर्ट के हद तक वो एंटरटेनेबल है। अब मसला हम्म, सिर्फ ये है डॉक्टर साहब कि इस वक्त तो आर्मी एक्ट है, यानी इस वक्त हमारी पुलिस को भी और हुकूमत वक्त को भी सोच समझ के कहना चाहिए। खान साहब का क्लेम है कि 7,500 बंदा गिरफ्तार हो गया है। हुकूमत ने अभी 2500 या 3000 का फिगर डिस्क्लोज किया है कि इतने अफराद लेकिन गिरफ्तार हो सर, गए ये हैं। जो खान साहब की गुफ्तगू जो है, जो आपने एक्ट बताए हैं, तो मुझे तो ये नजर आ रहा है कि उन्होंने तो खुल के फौज के तमाम अफसरान के बारे में, फौज के बारे में, इसी तरीके से उनके लोगों ने, मुराद सईद ने, अली अमीन गंडापुर ने, और इट इज अ लॉन्ग लिस्ट। ये जो जितने भी मैं विद अपॉलॉजी में ये हमेशा कहता हूँ कि ये लड़के थे जिनको अभी पढ़ना था, लिखना था, अभी अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करनी थी, जो ये सियासत में आके इन्होंने वो तूफान मचाया। अब मुझे तो लगता है सर, ये इनकी जो गुफ्तगू रही है, जिस तरीके से इन्होंने मुश्तिल कहा है कि आओ भागो, समान पार्क की तरफ चलो और इस मुल्क को बचाओ, और फिर तनसीबात उड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो सर इसमें तो ये सर ये जो पीटीआई है, ये तो बहुत बुरे तरीके से डॉक्टर साहब, धंस जाएगी सर। अपने आप को तो ये तो चलने से पहले ही खत्म कर गई, उड़ने से पहले मैं ही पर कट गए। तुर्की में एक सच्चा वाकया हुआ और किसी ने, लिखने वाले ने उस पे बड़ा प्यारा लिखा। 1000 भेड़ थी, 1000 जी, भेड़ चल रही थी पहाड़ी की चोटी पर, ठीक है, जी सर। और एकदम से भेड़ चाल ऐसे शुरू हुई कि उन्होंने जंप करना शुरू किया। अब हम्म, बाकी भेड़ों ने ये देखा ही नहीं है कि आगे खाई है, और वो मरना शुरू हो गई। उन 1000 हम्म, में से शायद 20 या 50 भेड़ें बच गईं, क्योंकि लाशों का ढेर इतना ऊंचा हो गया कि जिसकी वजह से वो जो आखिरी जंप मारने वाली थी बचेगी। तो उन्हें पूछा गया ये किया क्या है, तो उस पे किसी लिखने वाले ने हम्म, बड़ा प्यारा लिखा कि हम एक हजूम है। अब किसी ने कह हम्म। दिया कि मुझे पढ़ना नहीं, अवाम फट पड़ेगी। अब किसी ने टिकट की लालच, किसी का कोई काम का लालच, कोई जी बड़ा हाँ, जी हाँ, जी सो हाँ। कॉल्ड मुल्क पे मर जाने सर ये भी वाला, कितना, ठीक है, और यानी आप देखेंगे जमहूरियत का कितना बड़ा लालच है कि जिस जिसको टिकटें चाहिए, वो फौरी तौर के ऊपर जो है ना, वो इतना इतना जो है ना, वो क्राउड लेकर पहुंचे वहां। वो क्राउड लेके वो मासूम बच्चे जो कॉलेज के थे, जो दुकानों पे बैठ रहे थे, जिनकी टोटल मेमोरी 2015 या 10 या 12 से शुरू होती है, उन्हें ना 73 का पता है, ना 71 का पता है, ना 47 एग्जैक्टली। का पता है, और ना उन्हें 80 का, 79 का, मार्शाल्लाह 77 का पता है। उनके लिए यही मसीहा, यही सब कुछ। वो मासूम बच्चे जो निकल पड़े, उनके लिए हुकूमत को रहम की अपील भी मैं करता हूं, और जी काइंडली हाँ। पुलिस को और आईजी साहब को ये हदायत की जाए कि एक-एक बच्चे को, जिसे कहते हैं इंटेरोगेट करके, एग्जामिन करके, और आज का दौर टेक्नोलॉजी का है। आप जी हाँ। जियो फेंसिंग करके इल्जाम लगा रहे हैं कि खान साहब के घर में 40 दहशतगर्द छुप गए हैं। ओके, आपके हम्म। पास एविडेंस है, आप बिल्कुल लीगली रेड करें उधर से। अगर वो 40 और अगर अफराद लीगल बरामद हो एविडेंसेस नहीं जाते हैं, तो मिलता, तो इस तरीके से उनके ऊपर ना लगाया जाए। ये कहूंगा डॉक्टर साहब, सिर्फ थाने के ऊपर रिलाय ना करें। थाना हमारा पहले दिन से ही आज तक नहीं ठीक हो सका, ना आगे जी हाँ, होने की अभी बिल्कुल उम्मीद नजर दुरुस्त, आ बिल्कुल रही है। दुरुस्त। अगर खान साहब के पास आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, अगर आपके पास एविडेंसेस हैं, जियो फेंसिंग की आपने बात की है, अगर आपके पास कोई वाज़ेह एविडेंसेस हैं, और जिसमें खान साहब ने कहा भी है कि पूरी कानूनी टीम को ले आएं, अगर आपने सर्च वारंट ले आएं, आप जाके सर्च करें, अगर दहशतगर्द हैं तो आप उनको ले जाएं,
तो हम भी नहीं चाहते कि हमारा जो है मतलब इतनी मुश्किल से बड़े अरसे के बाद कोई लीडर बने, तो लीडर जो है वो रास्ता दुरुस्त कर ले। हम ये तो नहीं चाहते कि लीडर जो है वो हमेशा-हमेशा के लिए सियासत से ही अलग हो जाए। सियासत को ग्रूम होना है, सियासत को बड़ा होना है, मैच्योर होना है। लीडर तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी बने, लीडर नवाज़ शरीफ भी बने, लीडर बेनज़ीर भी बनी। बात यही है कि मैं तो यही कहूँगा कि जब वो जी, अपनी लाइन क्रॉस करते हैं, मैंने पहले कहा था तमाम इदारों की कंपोज़िशन के साथ स्टेट कहलाती है। मुतलिकुल एग्ज़ैक्टली अगर वज़ीर-ए-आज़म में भी आ जाए तो उससे बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं होता। हम कोई तो नहीं सिर्फ होता। डिक्टेटर मलबूस जो वर्दी में है उनको कहते हैं जो कि गलत इल्ज़ाम है। हमारे हुँ, वज़ीर-ए-आज़म अगर मुतलिकुल अनान बन गए और उन्होंने कहा जो मैंने बोल दिया अब यही होगा, तो ये उनकी गलतफ़हमी है। तमाम बिल्कुल इदारे सही है। मिल ये जो आपने बुखारी साहब जिस तरह बात की कि ये जो एब्सोल्यूट पावर की तरफ जाने का जो एक गुमान है और लोगों के दिमागों में जो फ़तूर डल जाता है, चाहे वो कोई भी हुक्मरान हो, ये इस तरफ ये बड़ा गलत तरीका है, हमें कॉम्पोज़िशन के साथ चलना चाहिए। अच्छा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में आज मैं वो टच नहीं करने लगा सर, मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पे इंशाल्लाह हम कल या परसों में दोबारा आखिरी बात रखेंगे। है, हम जी, कहते थे रशिया से पेट्रोल नहीं लेना इसलिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत। हम कहते थे ईरान से जी, ये नहीं करना। आज ईरान से 100 मेगावाट लाइट भी ले बिजली भी ले ली गई और आपका जी। 2 से 4 दिन में वेसल्स अराइव हो रहे हैं रशिया के पेट्रोल के। ठीक है? दैट इज़ माय कंक्लूडिंग बिल्कुल ठीक है। लाइन और के थैंक यू वेरी साथ मच और सर।